हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश्वर त्रिवेदी आज आपके लिए त्रुटियों का संयोजन समझाने वाला हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, आपने एरर क्या होती हैं ये समझ लिया है। एरर की काउंटिंग, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उनकी गणना कैसे करते हैं, ये आपने समझ लिया है। अब अगर हमारे पास एक साथ एक से ज्यादा राशियां आ जाएं और उन सभी राशियों में त्रुटि हो, तो वो राशि से हम टोटल त्रुटि कैसे निकालेंगे, वो हुआ त्रुटियों का संयोजन। तो ये आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिससे आप त्रुटियों का संयोजन बहुत इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको वो की पॉइंट, वो मंत्र, वो चाबी वो चाहिए है, तो फिर इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। हम सबसे पहले लेते हैं जोड़ने और घटाने की कंडीशन। जब हमको दो या दो से अधिक राशियां ऐसी मिलें जिनको जोड़ा अथवा घटाया जाए, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें कुल त्रुटि उन अलग अलग राशियां जो हमारी हैं, उन राशियों की मापों में जो अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि है उनके योग के बराबर होती है। अर्थात इसमें इन्होंने ये कहा है, यदि हमारे पास दो या दो से अधिक राशियों का जोड़ना या घटाना हो, तो उन राशियों में जितनी त्रुटि है वो त्रुटि आपको यदि काउंट करनी है, तो फिर उन सब की अलग अलग जितनी त्रुटि थी उसको जोड़ लीजिए बस। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिया, यदि एक्स वाई कोई दो राशि हैं जिनकी वास्तविक माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब हमने जब इसको नापा तो नापने पर जो 10 वाली, जो एक्स राशि की माप 10 थी, वो 10.2 सेंटीमीटर आई, और वाई वाली जो राशि जो 15 सेंटीमीटर थी वो 14.8 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हुई। तो अब यहां इसको हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इस z के मापन में कितनी त्रुटि हुई, या यदि फॉर्मूला मिले हमको z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तब इस z के मापन में कुल त्रुटि कितनी होगी, ये फाइंड कीजिए। तो ये केस हुआ हमारा जोड़ने या घटाने वाला कि x और y में अलग अलग त्रुटि कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, और फिर इनका संयोजन x प्लस वाई या x माइनस वाई के मापन में त्रुटि कितनी होगी ये देखना होगी। ठीक है, तो वास्तविक माप हमारी 10, व्यक्तिगत 10.2, ऐसी वास्तविक माप y इज इक्वल टू 15, और हमने व्यक्तिगत निकी y1 14.8। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालें, घटाकर। तो ये हमने डेल x और डेल y निकाली, वास्तविक में से व्यक्तिगत माप घटा दी, इनका डिफरेंस निकाला, ये आया -0.2, लेकिन मॉड है तो प्लस का 0.2। ऐसे इसका डिफरेंस निकाला तो ये भी 0.2 आया। तो अब हमको ये पता चल गया कि x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि 0.2 सेंटीमीटर, y के मापन में भी त्रुटि कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। तो x प्लस y के मापन में कितनी है, तो आप सोच रहे होंगे सिंपल सा है, x प्लस y जोड़ना है, जोड़ दीजिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि हम z के मापन में त्रुटि निकालें जो कि x प्लस y के बराबर है, तो z के मापन की त्रुटि को जब हमने डेल z लिख दिया तो इन दोनों की त्रुटियों को जोड़कर हम निकाल देंगे। तो 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। ये तो आपको आता ही था। चलिए अब बताइए, अच्छा x माइनस वाई के मापन में कैसे निकालेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। आप यही सोच रहे होंगे कि जब यहाँ x प्लस वाई था हमने जोड़ा था, तो x माइनस वाई है तो घटा देंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। त्रुटि हमेशा जोड़ी ही जाती है, कभी घट नहीं सकती। तो यदि हम x माइनस वाई के मापन में भी त्रुटि निकालेंगे तो त्रुटि जोड़कर ही निकाली जाएगी। मतलब z के मापन की त्रुटि जो डेल z है
वो डेल एक्स प्लस डेल वाई करके ही ज्ञात करेंगे। तो 0.2 प्लस 0.2 कितना आ गया? 0.4 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो देखिए कंफ्यूजन ऐसे दूर कर दें। मान लीजिए आपने शर्ट सिलवानी है और आप टेलर मास्टर के पास गए और आपने उनसे कहा भैया हमको ऐसे ऐसे शर्ट सिलवानी है। उनने कहा ठीक है, आप 2.5 मीटर कपड़ा ले आइए। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपसे कहा कि हमारे पास जो पीस आपको पसंद आ रहा है वो 2.5 मीटर का नहीं है, वो 2 मीटर का है। आपने कहा ठीक है चलो 2 मीटर का ही दे दो। आप उसको ले जाकर किसके पास पहुंचे? टेलर मास्टर के पास। आपने उनसे कहा कि ये 2.5 मीटर का नहीं है, 2 मीटर का है, इसी में एडजस्ट करके आप बना दो। ठीक है, उन्होंने शर्ट बनाई। तो क्या वो आपको कंफर्ट आएगी? नहीं आएगी। वो आपको कंफर्ट नहीं आएगी क्योंकि कपड़ा कम था। कितना कम था? आपने आधे मीटर कपड़ा कम लिया था। ठीक है, आपकी गलती हो गई और आपकी शर्ट खराब कर ली आपने। अब आपने कहा चलिए ठीक है, अगली बार हम जाएंगे तो सही काम करके आएंगे। अब आप दोबारा गए, आपने वहां से पिछले बार 2.5 मीटर लिया था। अब आपने उनसे कहा पहले तुमने आधा मीटर कम दिया था मुझे, अब एक काम करो इस बार 3 मीटर का कपड़ा दो। वापस आप पहुंच गए, आपने दुकानदार से 3 मीटर कपड़ा लिया, टेलर मास्टर को दिया, उनसे कहा अब इस 3 मीटर में मेरी शर्ट बना दो। क्या होगा? शर्ट लूज बनेगी। तो एक शर्ट टाइट बन गई, दूसरी शर्ट लूज बन गई। तो वो जितनी टाइट है ये उतनी ही लूज है। तो क्या आपने उस आधे मीटर जो वहां कम था, यहां आधे मीटर को बढ़वा कर अपनी गलती सुधार ली? जी नहीं। जब वो कम था तब भी आपकी गलती थी और बढ़ गया तब भी आपकी गलती है। मतलब वो छोटी और बड़ी शर्ट मिलकर आपकी कंफर्टेबल शर्ट नहीं बनी। ये बात समझ में आ रही है? तो त्रुटि हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, आपने उसको पनिशमेंट के तौर पर उससे और गलत व्यवहार कर दिया। अब आपने जाकर उससे माफी मांग ली, तो आपको लग रहा है कि माफी मांग लेने से वो आपका गलत व्यवहार काउंट नहीं होगा क्या? हो सकता है वो आपको माफ कर दे, लेकिन आपकी गलती तो वो थी ना। तो गलती कभी भी घटती नहीं है, गलती हमेशा जुड़ती ही है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लें। तो ऐसा ही कैलकुलेशन में होता है कि जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं त्रुटियों को, तो त्रुटि कभी भी माइनस नहीं होगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमेशा त्रुटि जुड़ेगी, जोड़ी ही जाएगी। तो ये तो एक केस था जिसमें हमने 2 राशियों को जोड़ा या घटाया, तो त्रुटि कैसे काउंट करेंगे ये देख लिया। अब हम अगला केस लेने वाले हैं। इस केस में हम गुणा या भाग में त्रुटियों का संयोजन कैसे होगा ये देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक राशियां गुणा या भाग में दी जाती हैं, तो उनकी जो त्रुटि है वो सामान्यतः हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। तो अब अगर हम प्रतिशत में ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग जितनी राशियां आपको दी गई हैं उनकी अलग अलग प्रतिशत त्रुटि निकालें और फिर उन सभी राशियों की प्रतिशत त्रुटियों को जोड़ दें, तो वो आपकी टोटल जो त्रुटि होगी वो मिल जाएगी। देखिए अब मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको वो बात समझ में आ जाएगी। देखो, यदि यहाँ पर हमको 3 राशियां दी हैं x, y, z, जिनकी वास्तविक माप है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जब हमने इनको नापा, हम ले आए 10.1, 20.2, 30.3 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है इन 3 राशियों में जो संबंध है वो ये है, P = x × y/z। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताओ इस P के मापन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो जो मैंने यहाँ लिखा है उसका ये मतलब है कि जब भी राशियां ऐसे गुणा या भाग के रूप में आती हैं, तो त्रुटियों की गणना जो हम करते हैं वो प्रतिशत में करते हैं। अब जब हम प्रतिशत में करेंगे तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, x के मापन में कितने प्रतिशत त्रुटि है, y में कितने प्रतिशत त्रुटि है, z में कितने प्रतिशत त्रुटि है, ये निकालनी पड़ेगी।
और फिर उन तीनों के मापन की जो प्रतिशत त्रुटि है उसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगी, पी के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि। अब ये चाहे भाग हो या ये गुणा में लिखा होता, हमेशा त्रुटि जुड़ेगी, कभी घटेगी नहीं। चलिए देखते हैं। x कितना दिया 10, हमने कितना मापा 10.1, अंतर कितना आ गया 0.1। अब मैंने यहाँ मॉड लगाकर नहीं लिखा है, आपको पता है हमेशा त्रुटि यहाँ प्लस में ही लेनी है हमको, तो माइनस का अंतर आता चाहे प्लस का आता, लिखना तो प्लस में ही था, तो मैंने वो सिर्फ अब अंडरस्टूड है, आप समझ गए हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ऐसे ही ये y वाली राशि में आ गई 0.2, क्योंकि यहाँ 20 था या 20.2 था, डिफरेंस करोगे 0.2 आएगा। ये 30 था, ये 30.3 था, डिफरेंस करोगे 0.3 आएगा। तो ये हो गई हमारी निरपेक्ष त्रुटि, लेकिन हमको प्रतिशत चाहिए। तो प्रतिशत कैसे बनाते हैं, निरपेक्ष में वास्तविक मान का भाग लगाकर उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए 0.1 डेल एक्स की वैल्यू, उसमें एक्स की वैल्यू से भाग लगाया इंटू 100, 1%। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 1% आएगा। 0.1 का इसमें करोगे 10 होगा, 10 से 10 गए 1। ऐसे ही y के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल y अपॉन वाई इंटू 100, तो फिर ये डेल y की वैल्यू y की वैल्यू 100 करेंगे, सॉल्व करोगे 1%। ऐसे ही z के लिए निकालेंगे तो 0.3 अपॉन 30 इंटू 100% हो जाएगा आपका 1%। तो ये जो मैंने प्रतिशत त्रुटि बनाई है ये अलग अलग x, y और z के लिए है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि P के मापन में बताओ, तो P के मापन की जैसे इनकी ये लिखी है, ऐसी P में क्या होगी, डेल P अपॉन P इंटू 100%। लेकिन ये निकलेगी कैसे, तो इसके लिए ही ये तरीका दिया है कि इस P के फॉर्मूले में जितनी राशियां हैं उन सब की अलग अलग जो प्रतिशत त्रुटि है उसको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपकी इस P के मापन की जो प्रतिशत त्रुटि है वो निकल आएगी। तो x के मापन में 1%, y की 1%, z की 1%, कुल कितनी हो गई 3%, 1 2 3। तो इस P के मापन की जो प्रतिशत त्रुटि है वो 3% की है। तो ये दूसरा तरीका हो गया त्रुटियों के संयोजन का, जब हमारे पास राशियां गुणा या भाग में है। अब तीसरा तरीका है कि जब हमको घातों के रूप में कोई राशि मिले तो फिर क्या होता है, तो जब आप उसकी त्रुटि निकालते हैं तो वो भी अमूमन प्रतिशत में ही निकाली जाती है, और प्रतिशत त्रुटि में उनकी जो घात है उसका इंटू हो जाता है, गुणा हो जाता है। यदि n की घात होगी तो राशि n गुना हो जाएगी, और 1/n की होगी तो 1/n गुना। अब ये क्या लिखा है इसको समझने के लिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यदि x की वास्तविक माप 10 सेंटीमीटर हो और मापने पर हम 10.1 सेंटीमीटर ले आए, तो हमसे कह रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, मतलब हमको अब x की घात 10 दी है। इस x की घात 10 वाले फॉर्मूले में ये जो z का फॉर्मूला है इसमें बताओ कि z के मान में कितनी त्रुटि होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि यदि हमको घात में कोई संख्या दे दी जाए तो जो राशि है पहले उसमें कितनी त्रुटि है वो निकाल लो, और फिर उस प्रतिशत त्रुटि में घात का इंटू कर दें। चलिए तो पहले हम x के मापन में होने वाली त्रुटि निकालेंगे, वो भी प्रतिशत में। तो x कितना था 10, हमने कितना नापा 10.1। निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई, डिफरेंस इनका कितना है 0.1। अब इस निरपेक्ष त्रुटि में जब हम वास्तविक मान का भाग लगाएंगे और गुणा में 100 कर देंगे तो वो प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। तो 0.1 अपॉन 10 इंटू 100%, तो फिर आ गया 1%। तो x के मापन में त्रुटि कितनी हो रही है 1%। अब हमसे कह रहे हैं कि x की पावर 10 के मापन में बताओ, तो जो x के मापन में त्रुटि होगी उस त्रुटि में x के ऊपर जितनी घात होगी उसका गुणा हो जाएगा। तो आपने जब z के मापन में त्रुटि निकाली तो प्रतिशत में z डेल z अपॉन z इंटू 100% लिखेंगे। तो जो x के मापन की प्रतिशत त्रुटि है उसमें घात का इंटू कर दें, तो ये त्रुटि कितनी आई थी 1%, तो घात थी 10, 10 का 1 में गुणा कर दिया 10, तो 10% हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये तो एक ही राशि थी, यदि एक से ज्यादा मिलती तो क्या होता, तो फिर हमने इसका एक फॉर्मूला बना लिया है। जैसे हमको x, y, z कोई राशि दे दी जाए जिनके मापन में क्रमशः a%, y में b%, z में c% की त्रुटि हो। देखो यहाँ पर हमने प्रतिशत त्रुटि निकाली थी, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बनाने वाले हैं।
अब हमको डायरेक्ट दे दिया कि x के मापन में a% की त्रुटि है। जैसे यहाँ x की वैल्यू दी थी, फिर हमने x की त्रुटि कितनी निकाली थी 1%। तो यहाँ हमको डायरेक्ट वो दे रहे हैं कि x के मापन में जैसे ये 1% था, ऐसे a% त्रुटि है, y में b% और z में c% है। तो इनका एक फॉर्मूला दिया हमें, t = x की पावर p, y की पावर q और z की पावर -r। इसको ये माइनस की घात को बटे में करके भी लिख सकते थे, तब भी सेम टू सेम क्वेश्चन होता है। तो इस t के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो t के मापन की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? del t/t × 100%। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए वही तरीका है कि x के मापन में, y के मापन में और z के मापन में जितनी जितनी प्रतिशत त्रुटि हैं, उन त्रुटियों में इनके ऊपर जितनी घातें लगी हुई हैं उनका इंटू कर लो आप। तो x में कितनी थी a%, घात कितनी थी p, गुणा कर दिया a का p में तो ap आ गया। y में b, घात है q तो bq आ गया। z में r, z की पावर माइनस की r है, और z में त्रुटि कितनी है c, तो होना क्या चाहिए था माइनस के cr, लेकिन मैंने क्या लिखा +cr, क्योंकि त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, हमेशा जुड़ती है। तो इसलिए ये घात माइनस की हो, प्लस की हो, ये z बटे में हो या नहीं हो, आपको तो त्रुटि हमेशा जोड़नी ही है। तो इन तीनों की ये त्रुटि जब हमने प्लस कर दी तो जो भी आंसर आया उतने प्रतिशत त्रुटि किसमें हो गई? इस टी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मुझे उम्मीद है आप त्रुटियों का संयोजन समझ गए होंगे। जो मूल मंत्र मैं आपको इस संयोजन के लिए देने वाला हूं वो ये है कि त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, हमेशा जोड़ी ही जाती है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। दूसरा मंत्र, जब भी हमारा सवाल गुणा या भाग के रूप में होगा या घातों के रूप में होगा तो फिर हमको प्रतिशत त्रुटि के रूप में ही गणना करना उचित होता है। यदि हमको क्वेश्चन स्वयं प्रतिशत में मिल जाए तो अच्छी बात है, जैसे कि हमको यहाँ दे दिया कि इतने इतने % त्रुटि है। लेकिन यदि हमको सवाल इस प्रकार दिया जाता है जिसमें प्रतिशत त्रुटि नहीं दी जाती, तो पहले हमको प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है और फिर हम इस प्रकार से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत दिमाग लगाया होगा, मन से पढ़ा होगा, इसलिए आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि अपने स्वयं के नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं है। नमस्कार।